नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास कार्यक्रम स्फूर्ति से मेल दीवारी खेल में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड का दीवारी खेल योद्धाओं के युद्ध कौशल पर आधारित नृत्य है। कहा जाए तो यह एक प्रकार का युद्ध कौशल ही है। दीवारी यानी पाई डंडा नृत्य को दुनिया के सभी मार्शल आर्ट का जन्मदाता भी माना जाता है। कहीं ये कला विलुप्त न हो जाए, इसको लेकर स्थानीय और लोक कलाकार सरकार से संरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी खास पेशकश आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य या युद्ध कला। ढोलक की थाप पर थिरकते लोग। दीवारी नृत्य से हुई मार्शल आर्ट की उत्पत्ति। दीवारी नृत्य में युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन। वीरता से ओतप्रोत होता है ये नृत्य। आत्मरक्षा की कला मानते हैं लोग। दिवाली पर गांव-गांव सस्ती दीवारी की चौपालें। लाठियों से अचूक वार को रोकने का कौशल। भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है परंपरा। पाई डांडा नृत्य एक प्रकार का युद्ध कौशल। दीवारी और पाई डांडा नृत्य का अद्भुत नजारा पूरे बुंदेलखंड के गांव-गांव में देखने को मिलता है। दीवारी नृत्य में युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए योद्धा अपने प्रतिद्वंदियों पर लाठियों से हमला करते हैं। इसके लिए अपने प्रतिद्वंदी को पहले युद्ध के लिए ललकारा जाता है। एक योद्धा अपने कई प्रतिद्वंदियों द्वारा किए जाने वाले लाठी के प्रहार को रोककर अपनी रक्षा करता है और स्वयं उन पर प्रहार भी करता है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में पाई डांडा नृत्य भी एक प्रकार का युद्ध कौशल ही है। हम आ चुके हैं इस समय एक और गांव में। बुंदेलखंड की इस परंपरा को खासकर दीवारी नृत्य और डंडा पाई नृत्य को खेलने वाली एक और टीम है और इस टीम के जो गुरु हैं जो सिखाते हैं, कल्लू भैया आज हमारे साथ है। कल्लू भैया, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप कितने सालों से ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं दीवारी नृत्य का? सर, खेल तो मैं 12 साल से रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने सिखाया। ये पुरानी परंपरा है, कृष्ण भगवान के द्वापर तेतर से चल रही है। बच्चियों को मैंने सिखा रहा हूँ 4-5 साल से। 2 साल से मैंने बाहर का कार्यक्रम मुझको मिलने लगे हैं। ये बच्चियों जो है, ये लड़कों की टीम थी जो है, पर बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा ये है कि गाँव-गाँव में और गोवा, गुवाहाटी, असम, मेघालय, जालंधर, अमृतसर, ये हम लोगों ने कार्यक्रम कर चुके हैं। ऐसे नहीं हर जगह उनको इतना खुशी हो जाए। दूसरी बात, बच्चियों हैं, अगर वो अकेले जा रही है, लाठी चलाने मैंने सिखा दिया तो उसको जो है 4 जनों को वार करती है, उसको कोई छू भी नहीं सकते। यानी आत्मरक्षा अगर जिस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार नारी शक्ति की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, इस युद्ध कला को सीखने के बाद वो आत्मरक्षा में भी काफ़ी वो ये महिलाओं को, चूँकि ये युद्ध कला मोस्टली पुरुषों पे रही और दीवारी खासकर जाति विशेष यादव, पाल, गैरिया और इस तरह की जातियों की वो रही। इसमें महिलाओं का कैसे आना होगा? महिलाओं के ये होगा कि अपनी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की, उन लोगों ने इतिहास पढ़ा, देखा तो कह रहे हैं कि हम क्यों ना लक्ष्मीबाई बने, हम लाठी तो चला लेंगे, तलवार क्यों नहीं चला सकते। अगर तलवार चलाया लक्ष्मीबाई ने, लाठियाँ हम चलाएंगे। जो सम्मान मिल रहा है उनको, जो सरकार से भी मिल रहा है कि ये नारी हमारी आगे आए, उभर के आए सबको। तो बच्चियों को यही उद्देश्य है कि हमको माँ बाप उर्फ कह रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ अपने सुरक्षा के लिए अपने इतिहास को, अपनी कला को जिंदा रखें, आगे बढ़ाएं। जो ये पूरे बुंदेलखंड में इस तरह की तमाम टीमें काम कर रही हैं और गांव-गांव में, खासकर गांव-गांव में लोग दीवारी को खेलते हैं। दीवारी युद्ध कला के साथ साथ एक शरीर सौष्ठव का भी वो बन गया है। इसको द्वापर से कैसे जोड़ के देखते हैं? ये कहाँ से इसका जन्म हुआ? इसका जो है कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में ये बच्चियों जो नहीं करते हैं। बात ये है कि सर, जब भगवान हमारे राम अपने वनवास आए, चित्रकूट आए, तो इन लोगों ने उसके स्वागत में ग्वाल बाल के साथों के साथ में उनका स्वागत भी किया। यहाँ से वो हुआ जो है आना जाना, जो है यानी यहीं से शुरुआत यहीं से हुई। जो है ये बच्चियों जो है सुबह टाइम जगती हैं, प्रयास करती हैं, दौड़ती हैं, वो करती हैं। इनका एक इसमें खूबी ये है कि इनको कोई बुखार नहीं आती है, सेहत बढ़िया रहता है, कोई झेंकती नहीं कि चाहे जहाँ से वो बात कर लेंगे। जो है यानी शारीरिक रूप से भी सक्षम और मजबूत हो जाती है। जी।
ये थे हमारे साथ गल्लू भैया, जो एक टीम के ट्रेनर भी हैं। लल्लू भैया ये टीम के ट्रेनर भी हैं, जो इस तरीके की महिलाओं की टीम को यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और लल्लू भैया, एक और अहम सवाल आपसे कि अभी तक कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया, किन किन मंचों में आपने इस कला को दिखाया? इसको सर हम लोगों ने हवाई जहाज से भी कार्यक्रम कर दिए। गुवाहाटी उतरे, मेघालय गए, इधर से गोवा, गुवाहाटी, असम, मेघालय, जालंधर, मतलब 12-13 राज्यों में हम लोगों को सम्मान मिला। सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से ये जो बताया बाहर का जो नहीं, इसको अगर हम कैरियर के रूप में देखें तो इसको इसका कैरियर कहाँ है? इसका सर जो है हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो हमको ये है कि 450 रुपये का मतलब प्रत्येक जो है कलाकारों को मिलता है जब मंच में होता है कार्यक्रम। और वैसे साधारण जो है कला है, हम लुप्त होने के लिए कार्यक्रम या मिले ना मिले तो कार्यक्रम तो हम 12 महीने चलाते हैं, इसमें कोई वो नहीं। पर सरकार से जो कुछ चीज़ें हमको लाभ बच्चों को मिल जाए, पढ़ाई में मिल जाए, उनके जो है कुछ वो हो जाए तो उससे बेहतर होगा जो है। यानी इसको कैरियर के तौर पे तो अभी नहीं नहीं। कुछ पेंसिल के जो है आगे सरकार कर रही है। जो कला संस्कृति विभाग इस पर थोड़ा सा सहयोग इनका करती है, और उसी तरह कला संस्कृति विभाग ही इन तमाम जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरागत शैलियाँ हैं, विधाएं हैं, लोक कलाओं की, उनको जीवित करने का भी प्रयास तो कर तो रही हैं, लेकिन ये प्रयास अभी उतने सार्थक कहीं भी दिखाई नहीं। दीवारी नृत्य खास तरह का मार्शल आर्ट्स। आपको बता दें कि पाई डांडा और दीवारी नृत्य को मार्शल आर्ट का जनक भी माना जाता है। इस कला का विकास भारत के बौद्ध मठों से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुआ। यहीं से ये तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, लंका, इंडोनेशिया में फैला। गौरतलब है कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उन्हीं देशों से मार्शल आर्ट के युद्ध कौशल का विकास हुआ। इस युद्ध कला को दंड युद्ध भी कहा जाता है। दंड युद्ध एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है, जिसमें बॉक्स की लाठी का उपयोग हथियार के तौर पर किया जाता है। इसमें प्रतिद्वंदी को दूर भागने के लिए ताकत तथा कला का प्रयोग किया जाता है। आत्मरक्षा के अतिरिक्त इसका प्रयोग अनुशासन, सहयोग तथा आत्मनियंत्रण का विकास करने के लिए भी किया जाता है। दीवारी नृत्य यानी दंड युद्ध, रोमांचकारी दंड युद्ध। हथियार बॉस की लाठी। मूल देश भारत। ऐतिहासिक सिल्म बम। ये ओलंपिक खेल में शामिल नहीं। क्या है दीवारी नृत्य के मानक? आपको बता दें कि दंड की लंबाई अभ्यासकर्ता की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ये कंधे से कान की ऊंचाई तक होनी चाहिए। शुरू में अभ्यास के लिए हल्का और छोटा यानी कंधे तक दंड उपयुक्त होता है। अच्छी तरह सीख जाने पर असली युद्ध में भारी सिल्म बम अपेक्षाकृत लंबी कान तक लाठी का प्रयोग होता है। हम आप पहुंचे इस समय अखाड़े पर। ये बुंदेलखंड की वो विधा है जहां पूरे बुंदेलखंड में ये दीवारी नृत्य खेला जाता है। और आज हम अखाड़े के बीच में जहां बच्चे अपनी कसरत कर रहे हैं, अपना खेल खेल रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे अपनी इस कला को तैयार होते हैं। ये युद्ध कला के साथ साथ एक शरीर सौष्ठव भी है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड क्षेत्र अपने आप में इस पुरानी मैदानी परंपरा को आज भी जीवंत रखे हुए, हालांकि ये परंपरा लगभग मृतप्राय सी हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पीछे कोच भी है रमेश पाल, जिन्होंने पिछले 2 दशक में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं और इस विधा से परिचित करा चुके हैं। आइए चलते हैं, जानेंगे रमेश पाल से कि क्या है ये विधा और कहाँ से शुरुआत हुई है और कैसे इस विधा तक यहाँ तक पहुँचे हैं। रमेश पाल जी, स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में। आप कब से इस विधा को कर रहे हैं? आपको बता दें कि हम लोग तो खैर बचपन से कर रहे हैं, और ये जो बुंदेलखंड का दीवारी लोक नृत्य है ये पौराणिक और ऐतिहासिक है। ये मानना है कि राम के जब लंका विजय के उपरांत त्रेता में यहाँ आए और आने के बाद जब लाखों दीप जल रहे थे
उस समय बुंदेलखंड में हमारे यहाँ लाठी और डंडी और मोर पंख लेकर के जो नृत्य करते थे वो दिवाली नृत्य कहा गया। दिवाली के साथ साथ इसका नाम अपभ्रंश होकर के दिवारी पड़ा। हाँ। और दिवारी इसको जो है भगवान राम के क्रमिक के बाद द्वापर में श्री कृष्ण का रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के चेदी राज्य जो वर्तमान में शेरपुर सेवढ़ा है, वहाँ के राजा शिशुपाल थे। भगवान कृष्ण की जो बुआ थी श्रुति सुआ और उनके फूफा दमघोष थे, वो यहाँ निवास करते थे। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ मिलने आते थे तो वो अपने ग्वाल बाल सखाओं की टोली बना करके जो दीवारी नृत्य करते थे, जो उनको मौन चराने की परंपरा पड़ी, वो भगवान कृष्ण के अभी बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में दीपावली से लगभग एक सप्ताह पहले से ये कार्यक्रम शुरू होता है और दीपावली के लगभग 10 दिनों तक ये चलता है। यानी पूरा ये 15 से 20 दिनों का ये कार्यक्रम खाली इसी त्यौहार में के आसपास मनाया जाता है। और यहाँ मौन चराने की क्या परंपरा है? मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो भादों की पंचमी होती है और गांव-गांव में जो मैकेश्वर बाबा हैं, वो मैकेश्वर बाबा कच्चा स्थान होता है। उस दिन वहाँ शुद्ध घी के रोट लड्डू चढ़ाए जाते हैं, रोट चढ़ाया जाता है और उसके बाद से रात को दिवाली प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही दशहरा आता है तो दशहरा में हम लोग पान खा करके रात में लाठियों को पूजते हैं और डंडा फोड़ने का जो काम करते हैं। उस दिन से हमारी दिवाली दशहरे से दीपावली तक रात रात खेली जाती है। और जब दीपावली का जो दक्ष रूप दिखाया जाता है, दीप जैसे जले परिवा होती है, परिवा को पूरे बुंदेलखंड में मौन मोर पंख लेकर के मौन रह करके एक आत्मशक्ति और शांति का संदेश लेकर के जाते हैं कि हम लोग सब एक हैं और हमारी ये बुंदेली संस्कृति जिंदा है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और देश का विकास कैसे हो, इसके लिए संदेश दिया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। और दीपावली के बाद फिर ये लगभग 14 जनवरी तक दिन दिन में पूरे बुंदेलखंड में गांव-गांव प्रतियोगिताएं होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में जहां गांव-गांव बच्चे दिवाली सीखते हैं, अखाड़े में प्रशिक्षण लेते हैं, ऐसे वो दक्ष टोलियां उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी दिवस के अवसर पर उनको आमंत्रित करती है, प्रतियोगिता कराती है पूरे 75 जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में। उन प्रतियोगिताओं में जो टोली अच्छी आती है, जो अच्छे सुसज्जित कलाकार हैं, उनके पास वेशभूषा है, उनकी टीम अच्छी है, वो दक्ष हैं, उनको सरकार प्रोत्साहित करती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बच्चे बिल्कुल अपने अखाड़े पे हैं और बिल्कुल मेहनत करते हुए, और ये कार्यक्रम जो ये यहाँ करते हैं, ये नृत्य करते हैं, इस नृत्य में यहाँ जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है और ये एक जोश भरने का काम करते हैं। देख पा रहे हैं कि दंड युद्ध के संस्थापक आचार्य महर्षि अगस्त्य। ऐसा माना जाता है कि दंड युद्ध के संस्थापक आचार्य महर्षि अगस्त्य थे। भगवान शिव के पुत्र, कार्तिक देवताओं के सेनापति थे। उन्हें युद्ध कला का ज्ञान अपने पिता भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय का एक नाम दंडपाणी, दंड धारण करने वाला भी है। माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने शिव की कृपा से कार्तिकेय से युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और वर्मकलय, मर्मअति, सिलंबम आदि युद्ध कलाओं की स्थापना की। महर्षि अगस्त्य ने युद्ध कला पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें दंड पर कंपु सूत्रम नामक पुस्तक शामिल है। महर्षि अगस्त्य ने ये कला अन्य सिद्धों को सिखाई, जो कि बाद में शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ती रही। वर्तमान में दंड युद्ध का अभ्यास मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं इसके आनुषंगिक संगठनों द्वारा अपने प्रशिक्षण शिविरों में किया जाता है। दीवारी नृत्य में वीर रस की प्रधानता।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुंदेलखंड की दीवारी नृत्य में ठोस बॉस की लाठी का प्रयोग होता है। ये बॉस की लाठी ही इस नृत्य का मुख्य आधार है। इस लाठी की लंबाई लगभग 6 फुट होती है और वजन 500 से 1 किलोग्राम के आसपास रहता है। इसे हर कलाकार अपने साथ लेकर नृत्य में प्रयोग करता है। इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है, हुंकार भरी जाती है, प्रतिद्वंदी को ललकारा जाता है। इस नृत्य की भाव भंगिमा में आक्रोश, गुस्सा व साहस प्रदर्शित होता है। लय में गति की तीव्रता बढ़ जाती है। गति की तीव्रता में भी लयबद्धता कमाल का हुनर है। इस नृत्य की पूरी प्रक्रिया में एकाग्रता और संतुलन की आवश्यकता होती है। जाएं फड़कती है। इसकी तुलना शिव के तांडव नृत्य से की जा सकती है। वहीं ये भी बताया जाता है कि दीवारी नृत्य से प्राप्त युद्ध कौशल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को दक्षता हासिल थी। वे युद्ध के हथियार के रूप में हल का प्रयोग करते थे। इस नृत्य की खास बात ये है कि सबके पास मयूर पंख या लाठी होती ही है। पाँव में घुंघरू और कमर में पट्टा बांधकर प्रतिद्वंदी आमने सामने आते हैं। आंखों के इशारों पर लाठी से प्रहार किया जाता है। प्रतिद्वंदियों में जिम्नास्टिक के साथ साथ हैरत अंगेज करतब भी दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर कसरत करते हैं और यहाँ अखाड़े में सीखते हैं। और ये बच्चे कब से सीख रहे हैं और इनको ये दीवारी नृत्य में कितना पारंगत है और कैसे लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास, कब से सीख रहे हैं? मैं 2007 से कर रहा हूँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और शरीर फिट रहता है एकदम। ये युद्ध कला है या नृत्य? नृत्य भी है, युद्ध कला भी है। अपने स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं किसी से भी। कितने जगह आप अभी तक शो कर चुके हैं? तो ये तो हो सका कई राज्यों में कर चुके हैं, कम से कम 20-30 राज्यों में। इनका कहना है कि हम 20-30 राज्यों में ये शो के माध्यम से ये कला हम दिखा चुके हैं। ऐसे तमाम। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, कहाँ से हैं के रहने वाले हो? बड़ों घर के। कब से सीख रहे हो? 2-3 साल हो 2-3 साल हो गए। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सीखने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम किए हैं? बहुत जगह कार्यक्रम किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं। और हम बात करेंगे, ये छोटा सा बच्चा है अभी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। कहाँ से के रहने वाले हो? महावीरन की। तो तुम भी खेलते हो? कैसे खेलते हैं? अभी नाच रहे थे, जरा एक बार नाच के दिखा दो। आप देख पा रहे हैं कैसे ठुमुक ठुमुक करके ये बच्चा अपनी लय पर। अभी जब वाद्य यंत्र बजता है तो ये और एक ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध कला में ये बिच्छू की तरह चल रहा है। और ये बहुत सारी चीज़ें ये बच्चे यहाँ करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अभी और बच्चे हैं। मैं आपको बता दूँ कि हालांकि ये जो लोक कलाएँ हैं बहुत सारी हैं और ये लुप्त होती जा रही हैं। और इन बच्चों ने जो ये मेहनत करके इन लोक कलाओं को बचाने का जो काम किया है और इसमें इनका भविष्य क्या है? क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, इसमें कैरियर क्या है कि आप लोग ये करते हैं? इसका भविष्य आगे कितना रहेगा? कैरियर तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इसमें बचपन से हम इसको खेल रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा हमको बुलाया जाता है, कभी कभी नहीं बुलाया जाता। साल में 1-2 बार कार्यक्रम मिलता है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये संस्कृति विभाग के कलाकार हैं तो इनको अपने कोटे के अनुसार कुछ नौकरियाँ प्रदान करे, अन्यथा पेंशन को हटा के उनको महीना भत्ता कुछ लागू करे, जिससे कलाकार के प्रोत्साहन बढ़ेगा और भी कलाकार आगे आएंगे, आगे आके खेलेंगे। नहीं तो ये धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इनका कहना है कि सरकार इसमें ध्यान दे और जो ये लुप्त होती है लोक संस्कृति है इसको बचाने के लिए संस्कृत विभाग को आगे आना चाहिए और इसमें बच्चों के लिए कुछ आगे नौकरी और उसमें भी इनको ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे साथ एक और बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? पवन। पवन, कैसे करते हैं आप लोग? कैसा लगता है आपको ये? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। घर में मम्मी पापा कोई इसको रोकते नहीं है? नहीं रोकते। कौन सिखाता है आपको? हमारे गुरु। गुरुजी। क्या नाम
गुरुजी का? रमेश पाल। रमेश पाल। मैं आपको बता दूं कि रमेश पाल पिछले 2 दशक से लगातार बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये दीवारी नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि दीवारी नृत्य आज हमारा ये कोई आज का नहीं है, ये द्वापर और त्रेता से चलता हुआ चला आ रहा है और लगातार ये वही विधा है जिसे आज आधुनिक युग में मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। दीवारी नृत्य मार्शल आर्ट की जननी है। मार्शल आर्ट को जन्म देने वाले का काम भी हमारे दीवारी नृत्य ने किया है और बुंदेलखंड का ये परंपरागत युद्ध कला, युद्ध नृत्य, ये अपने आप में लोगों को शरीर सौष्ठव और शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और बहुत सारी चीज़ों को भी सिखाने का काम करता है। दीवारी नृत्य से जुड़ी है ये मान्यता। बुंदेलखंड का दीवारी लोक नृत्य का गोवर्धन पर्वत से भी संबंध है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर दीवारी नृत्य किया था। उन्होंने श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया था। ब्रिज के ग्वालों ने इसे दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला मानी थी। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीवारी खेलने वाले नौजवानों की टोलियां घूमती है। यहाँ के लोग इसे श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों को सिखाई गई आत्मरक्षा की कला मानते हैं। बुंदेलखंड इलाके के महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर के हर कस्बे, गांव और गलियों में दीवारी का खेल खेला जाता है। बांदा से के न्यूज के लिए संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।